गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 15th चैप्टर जो हमारा ऑलरेडी हाफ डन हो चुका है उसका नेक्स्ट टॉपिक हम आज करेंगे अनाज का भंडारण। अब जैसे आज के दिनों में भी अनाज को भंडारित किया जा रहा है, तो बारिश आती है तो जैसे इस तरह अनाज मंडी में आपने जाके देखा होगा तो वहाँ हर जगह कनक दिखाई देगी। तो वो जो गेहूँ वहाँ हर जगह पड़ा है, अब उसका भंडारण के लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाया गया है जिसको आप अनाज मंडी बोलते हैं। तो इसी तरह कहते हैं कि उसका भंडारण की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप संभाल के रखना चाहते हो तो ऐसा नहीं उसे एक जगह लगा के छोड़ दिया या उसे लाए और घर में एक जगह कोने में छोड़ दिया, उसकी हमने केयर भी करनी पड़ती है। तो इसी तरह अनाज के लिए क्या है, कुछ जैविक और अजैविक ऐसे दो कारक हैं जो हमारे अनाज को नष्ट कर सकते हैं। जैविक मतलब जीवित, अजैविक मतलब अजीवित। तो उनकी गुणवत्ता को कम कर देते हैं। तो ये दोनों कारक मिलके क्या करते हैं, अनाज की गुणवत्ता भी कम करेंगे, उसके रंग को बदलकर उसकी बाजार में उसके उत्पाद की कीमत को भी कम कर देते हैं। इसलिए हम कुछ निरोधक और नियंत्रण विधियों का उपयोग करते हैं जो भंडारण से पहले हमें इन दोनों विधियों का उपयोग कर लेना चाहिए। तो इन दोनों विधियों का उपयोग मतलब कि हमें जहाँ पे अनाज रखना है वो जगह रेगुलर साफ़ होनी चाहिए, उसमें कीटनाशी या पीड़क जो भी कीटनाशी हैं या कुछ जो पीड़कनाशी हैं जो फसल के साथ उनको ख़राब कर सकते हैं, नमी का ध्यान रखना है, हमें चूहे वगैरह से उनको बचा के रखना है। तो ऑलरेडी वहाँ पे रेगुलर हमें अपना एक चेक रखना पड़ता है ताकि जो हमारा अनाज वहाँ स्टोर हुआ है वो बचा रह सके, क्योंकि अगर एक बार नमी के कॉन्टेक्ट में आ गया तो सारा अनाज खराब हो जाएगा। इसी तरह आगे हम बात करेंगे पशुपालन। तो पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। जो पशुधन है, गाय पालना, भैंस, बकरी, तो ये इनका जो प्रबंधन किया जाता है, घर में इनको अलग अलग स्थान दिया जाता है, एक अलग घर का हिस्सा दिया जाता है, उनके रहने खाने पीने, मतलब आप उनके पानी का, उनके भोजन का, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखते हो। तो वो इस तरह उसे हम पशुधन का नाम देंगे, क्योंकि अगर आप उनकी केयर करोगे तो वो आपकी करेंगे, आपको उनसे धन की प्राप्ति होगी। अब किन तरीक़ों से होगी वो आप आगे पढ़ेंगे। तो पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इनमें प्रबंधन जैसे इनका भोजन, इनका प्रजनन, इनके रोगों पर नियंत्रण और उचित देखभाल, अगर ये सारी चीज़ें मिला दी जाए तो इनका उत्पादन में हमेशा ही वृद्धि होती है। और जैसे अब हमने बात की है कि पशुधन क्यों है, क्योंकि इनसे हमें अंडा भी मिलेगा, जैसे मुर्गी पालन में दूध, गाय, भैंस, बकरी और मांस। तो ये सारी बातें मानव की जागरूकता पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये जो पशुधन है ये हमें हमेशा ही हमारा बेनिफिट करे, उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मानव जागरूक है तो ये जो पशुधन है या इनका प्रबंधन है, पशुपालन है, उस पर सुधार हो सकता है। आगे हम बात करेंगे 1 बाय 1 पशु कृषि। तो पशु कृषि क्या है, पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं। पशुपालन के जो दो उद्देश्य होते हैं उनमें एक तो है दूध, पशु पालने का मेन जो हमारा मेन मोटो है। दूसरा है कृषि कार्य, जैसे हल चलाने के लिए, सिंचाई और भोजन ढोने के लिए। तो भारत में जो पालतू पशुओं की हमारे पास दो स्पीशीज़ है, गाय और भैंस। जो मादा, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, अगर वो हमें दूध दे रही है तो वो दुधारू पशु के नाम से जाने जाते हैं। ये पशु कुछ सीमा तक ही दूध देते हैं, लेकिन ये पशु एक अपनी एज, एक प्रॉपर एज के तक ही एक अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो इनका दुग्ध उत्पादन है वो कम हो जाता है, मतलब दुग्ध काल है। लेकिन कुछ नई टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे हम इनके दुग्ध काल को बढ़ा सकते हैं। अगर हम इनकी विदेशी नस्लों का उपयोग करें, जैसे जर्सी गाय, यदि हम देसी और विदेशी, देसी जैसे हमने बात करी है और विदेशी नस्ल, अगर इन दोनों के जीन को मिला दिया जाए तो जो एक नई संतति मिलेगी इन दोनों के जीन के मिलने से, उसके अंदर इन नस्लों के दोनों गुण होंगे, जैसे अधिक दुग्ध उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ताकि इनकी उम्र भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी कम न हो। तो ये दोनों चीज़ें मनुष्य के लिए फायदेमंद है। आगे स्वच्छ आवास और उचित देखभाल, पशु को हर मौसम में ध्यान रखना। फिर अगर आप उस पशु को एक अच्छा आवास दे रहे हो जो उसे गर्मी, सर्दी, पाला, मिट्टी, आंधी से बचा रहा है। दूसरा, उसकी देखभाल बहुत उचित हो रही है, समय पर, तीनों समय पर उसे प्रॉपर आप भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसकी खुद की सफाई करते हैं, तो इससे क्या है कि उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। दुधारू पशुओं को मोटा चारा चाहिए होता है और उनको सबसे ज़्यादा जो भोजन है उसमें प्रोटीन युक्त कम रेशे वाला भोजन चाहिए।
प्रोटीन तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रेशे कम होने चाहिए। ये जो इस तरह का अगर वो चारा लेते हैं तो उनको ऑलरेडी एक स्वस्थ जीवन मिलता है और उनके दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। आगे हम बात करेंगे कि अगर इनकी हम देखभाल करेंगे तो एक और बात है कि अगर इनमें जो रोग लगते हैं वो रोग इन्हें नहीं लगेंगे। पशुओं में परजीवी पाए जाते हैं। पशुओं में परजीवी तो ये दो तरह के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंत परजीवी। बाह्य परजीवी क्या होते हैं? जो बाहरी त्वचा पर रहते हैं। बाह्य मतलब बाहरी, तो ये परजीवी उनकी बाहरी त्वचा पर रहते हैं और ये जो त्वचा, इनसे जो रोग होंगे वो उनको त्वचा रोग कहा जाता है। अंत परजीवी ये ऐसे हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे आंत के अंदर और आमाशय के अंदर। ये वहाँ पर रहकर एक तो शरीर के अंदर जो ऐसे कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको डेड करते जो हानिकारक है, लेकिन जो ऑलरेडी बॉडी को चाहिए उनकी रक्षा भी करते हैं। अब जो परजीवी होते हैं, हमने दो तरह के पढ़ लिए, बाह्य और अंत। इसके बाद जो बैक्टीरिया और वायरस भी होते हैं, ये भी पशुओं को, इनसे भी रोग होते हैं पशुओं को, और इन्हीं से बचने के लिए उनका भी टीकाकरण किया जाता है। जैसे आपको आपके मम्मी पापा से कभी पूछना, वो भी आपको 5 साल तक उन्होंने टीके लगवाए हैं, तो वो आपको भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसी तरह इन एनिमल्स का भी टीकाकरण किया जाता है ताकि इनको कोई बीमारी ना हो। आगे हम जो पशुधन के रूप में पढ़ेंगे मुर्गी पालन, कुक्कुट। तो इसका मुर्गी का पालने का मेन हमारा उद्देश्य क्या होता है? अंडे और मांस। इसलिए जो मुर्गी है उसकी हमेशा उन्नत नस्लें ही प्रयोग में लाई जाती है। अब हमारे पास मुर्गी के लिए दो ब्रोलर और लेयर। तो जो ब्रोलर है, इस मुर्गी का जो नस्ल है, ब्रोलर नस्ल, इसको हमेशा मांस के लिए इस नस्ल की मुर्गी का उपयोग किया जाता है। और लेयर का है, ये अंडे देने के लिए इस नस्ल का उपयोग किया जाता है। इससे भी देशी और विदेशी नस्लों का संकरण। अब कहते हैं कि ये दोनों नस्लों में मांस का सुधार करने के लिए, अधिक अंडा उत्पादन करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? संकरण विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें देशी और विदेशी नस्लों का संकरण भी करवा सकते हैं ताकि चूज़ों की संख्या बढ़ सके, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर सके, इनकी देखभाल पर खर्चा कम से कम हो और ये अधिक अंडे देने की क्षमता रखती हैं। तो इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन्हें उचित आहार, उचित देखभाल और रोग और पीड़कों पर नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनकी गुणवत्ता अगर अच्छी होगी तो आहार बहुत अच्छा आप दे रहे हो, आप इनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर रहे हो, रेगुलर इनके जो एरिया है उसकी सफाई चल रही है, उसकी रेगुलर सफाई होती है, तो ये अपने एक सही तरीके से आपके उत्पादन में वृद्धि करवाएंगे ताकि आपका धन की प्राप्ति भी हो सके। अब ये दोनों जो नस्लें होती हैं, लेयर है, ब्रोलर है, इन दोनों का भोजन कैसा होना चाहिए? तो जो ब्रोलर नस्ल होती है, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मांस के लिए। इसके आहार में प्रोटीन और वसा दोनों होने चाहिए। और जो लेयर है, इसमें विटामिन ए और विटामिन के की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। कुक्कुट पालन के बाद हम जो अगला करेंगे पालन, उसमें मत्स्य उत्पादन है या मछली उत्पादन है। मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है जिसे दो तरीकों से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन के लिए मछली को एज अ फूड बहुत अच्छा माना जाता है और इसके प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत से जहाँ से डायरेक्ट मछली को पकड़ा जाता है, और एक है मछली पालन, जहाँ पे मछली को एक पाला जाता है और उसे वहीं पे बड़ा किया जाता है और आगे इसका फर्दर उपयोग किया जाता है। मछली समुद्र जल तथा ताजे जल, समुद्र में और ताजे जल दोनों में ही पाई जाती हैं। अब समुद्री मत्स्यिकी का मतलब है कि इसके समुद्र में कैसी कैसी स्पीशीज़ है, क्या एरिया है। तो यह संसाधन क्षेत्र जो मछली पालन है वो 7500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें नाव का उपयोग करते हैं, क्योंकि नाविक नाव पर जो मछली पकड़ने वाले हैं वो नाव के ज़रिए थोड़ा समुद्र के अंदर की तरफ जाएंगे और जाल फेंकते हैं और उस जाल से मछलियों को पकड़ा जाता है। ऑयस्टर मछली है, इसका उपयोग मोतियों को प्राप्त करें। अब समुद्र से मोती मिलते हैं हमें, तो वो जो मोती है वो एक मछली से ही मिलते हैं, वो है ऑयस्टर मछली। अंतस्थली मत्स्यिकी। अंतस्थली ताज़ा पानी के स्रोत, नाले, तालाब, पोखर तथा नदियाँ, ये सारे ताज़े पानी, इनके अंदर ताज़ा पानी पाया जाता है, तो ताज़े पानी के स्रोत माने जाते हैं।
खारे जल में संसाधन में ताज़ा पानी और समुद्री पानी दोनों मिल जाते हैं। जब समुद्र का पानी किसी ताज़े पानी में मिलता है तो वो खारे पानी में खारा जल का संसाधन माना जाता है। मछली पालन धान की फसल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब धान की फसल बोते हैं तो उसमें पानी रखना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह मछली पालन धान की फसल के साथ भी किया जा सकता है। इसमें देसी मछलियों का उपयोग होता है और इस पालन में अलग अलग स्पीशीज़ की मछलियों को रखा जाता है जिनका आहार भी भिन्न भिन्न होता है, ताकि कोई भी मछली किसी दूसरे का आहार ना खाए और कोई भूखी ना मरे। मेन तो यही होता है इसके अंदर। दूसरा, जैसे कटला मछली है, ये जो मछलियां हैं इनका आहार भी भिन्न भिन्न है और इनका आहार लेने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिए, जो कटला है यह मछली जल की बिल्कुल सतह पर अपना भोजन लेती है, जहाँ पर पानी का ऊपर वाला लेवल होता है वहाँ पर इसको भोजन मिलता है, इसे अपना भोजन लेने के लिए वहाँ तक जाती है। और जो रोहू तालाब के मध्य अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो रोहू मछली है वो तालाब के जो बीच वाला मिड एरिया होता है वहाँ पर उसको अपना भोजन ग्रहण करता है। ग्रास कार्प, यह मछली खरपतवार खाती है और इसी प्रकार क्रिया से मछली उत्पादन में वृद्धि होती है। अब सबका भोजन का जो उत्पादन, उनका जो लेवल है वो एक का मीडियम है, एक का तल पे है, एक का बिल्कुल डाउन है। इस तरह अपना अपना भोजन अपनी अपनी जगह से लेती हैं और एक दूसरे को हानि भी नहीं पहुंचाती। तो इस तरह जो मिश्रित मछली पालन है, इसमें लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या ये आती है कि जो मछलियाँ हैं ये सिर्फ वर्षा ऋतु में जनन करती हैं। और इसके कारण क्या होता है कि एक जो बहुत अच्छे गुण वाली मछली है, अब सभी एक ही साथ जब जनन करती हैं तो हम कई बार ये कह सकते हैं कि हमें जो शुद्ध मछली की जो नस्ल चाहिए होती है वो हमें कभी मिल नहीं पाती, क्योंकि उसके मिलने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। मधुमक्खी पालन हमारे लिए, अब हमें पता है शहद बहुत उपयोगी है। सर्दियों में शहद एक टॉनिक का काम करता है। यह शरीर के लिए भी और आपकी त्वचा के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए इनको शहद के लिए मधुमक्खी पालन एक कृषि उद्योग बन गया है। इसमें पूंजी निवेश भी बहुत कम है और ये मधुमक्खी के छत्ते मोम के भी बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। तो दो चीज़ें हमें इनसे मिलती है, एक तो मोम, दूसरा शहद। तो मोम का उपयोग औषधियों को बनाने के लिए करते हैं। और अगर बिजनेस के तौर पे या व्यवसाय के स्तर पर देखा जाए तो किसान एपिस सेरेना इंडिका, जो हमारी सामान्य भारतीय मधुमक्खी है, एपिस डोरसेटा या एपिस फ्लोरा मक्खी का उपयोग मधु उत्पादन में करते हैं। अब इटली मक्खी एक मक्खी की स्पीशीज़ है। इटली मक्खी में मधु उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है और ये सबसे ज़्यादा टाइम अपने छत्ते में बिताती है और डंक भी बहुत कम मारती है। और इसका जो प्रजनन की दर है वो बहुत अधिक होती है। मतलब इसका प्रजनन दर, इटली मक्खी के क्या क्या गुण हुए, एक तो ये मधु उत्पादन बहुत अधिक करती है क्योंकि इसका सारा टाइम अपने छत्ते में भी बीतता है और ये डंक भी कम मारते हैं और प्रजनन क्षमता भी इसकी अधिक होती है। मधु उत्पादन के लिए जगह जगह मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। अब हम अपने घर से कहीं बाहर आउटिंग के लिए या किसी और इधर एरिया में बाय बस भी जाते हैं, कार से, अपनी गाड़ी से जाते हैं, हमने देखा है कि एक लकड़ी के डिब्बे रखे होते हैं, बहुत सारे गिनती में रखे होते हैं, तो उन सभी में एक शहद बनाया जाता है। तो इसके उत्पादन के लिए क्या है, जगह जगह फार्म भी बनाए जाते हैं। और मधुमक्खी फूलों पर पराग और मकरंद इकट्ठा करती है और इन्हीं फूलों के अंदर जो ये पराग और मकरंद होते हैं, इनकी किस्मों पर ही मधु के, या आप कह सकते हैं कि शहद का स्वाद निर्भर करता है। तो इस तरह ये मधुमक्खी पालन भी एक तरह का व्यवसाय ही माना जाता है। धन्यवाद।